Hello everyone. Let's go ahead with the principles of management. Significance of principle of management. Significance, we can say that the importance, है ना. Importance और significance both are same. Importance क्या है, क्या significance है, हम क्यों principles का यूज़ करना चाहते हैं हमारे मैनेजमेंट में. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, दैट आर द गाइडलाइंस ओनली, है ना. ये हमारे मैनेजर्स को केवल डिसीज़न लेने में या बिजनेस के सिचुएशंस को हैंडल करने में एक गाइडलाइन होता है. तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमें इन्हें क्यों रखना चाहिए, हमें क्यों इन्हें फॉलो करना चाहिए. तो आज हम वो सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हमें उनकी क्या ज़रूरत है और किन किन सिचुएशंस में मैनेजर जो है वो इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अपने बिजनेस को ईजी कर सकता है, अपने डिसीजंस को ईजीली ले सकता है. फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी. मैनेजर उसने जब उसे ये प्रिंसिपल्स कैसे पता चले होंगे, जब उसने नॉलेज लिया होगा, है ना, उनके बारे में स्टडी किया होगा, उन्हें उसके पास उतनी एबिलिटी है कि उसे इन सब के बारे में नॉलेज है. तो वो अपने इन प्रिंसिपल को, अपनी नॉलेज को जब प्रैक्टिकली जब लेकर आएगा, जब वो किसी कंपनी में जॉब करेगा. फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आप लोग अभी इन प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हो. जब आप खुद पढ़कर एक मैनेजर की पोस्ट पर जाएंगे तब आप इन प्रिंसिपल को कहाँ लेकर आएंगे, रियलिटी में लेकर आएंगे. जब आप रियलिटी में इनका यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी, बट नेक्स्ट टाइम जब जैसे जैसे इनको बार बार अपनी हैबिट में लेकर आएंगे तो वो प्रिंसिपल आपके क्या होने जाएंगे, वो प्रिंसिपल्स यूज़ करते करते आप हैबिचुअल हो गए और आपकी मिस्टेक्स जो होंगी वो कम होती जाएंगी. तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी. तो जितने भी यूज़फुल प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर उसे अपने रियल लाइफ में यूज़ करता है और पिछली गलतियों से कुछ सीखता है और उसको आगे रिपीट नहीं होने देता है. ठीक है. सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास. ठीक है. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो है, एक होता है ह्यूमन, है ना, और एक होता है मटेरियल. ठीक है. ह्यूमन भी एक तरीके का रिसोर्सेज है. ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग होते हैं, एक मटेरियल होता है, ह्यूमन होता है. अब मैनेजर का काम है कि हम उसे दोनों का यूज़ प्रॉपर करना है, मटेरियल का भी करना है और ह्यूमन का भी करना है. ह्यूमन का वो उससे जितना ज़्यादा काम निकलवा सकता है, उसका कहाँ तक वो यूज़ कर सकता है. ऐसा ना पता चले महीने में 15 दिन काम हो रहा है, 15 दिन बिल्कुल पड़े हुए हैं, एकदम कोई काम नहीं है. 15 दिन हमने सारा काम निकलवा लिया एम्प्लॉय से और बाकी फिर हमने अपनी एम्प्लॉय को बिठा रखा है. ऐसा भी नहीं कर सकते. हमें उसका एक फ़्लो मेंटेन करना होता है. हमें अपने एम्प्लॉय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. प्रॉपर मतलब उसका कोई, हमें उसके साथ कोई गलत बिहेव नहीं करना है या कि उसे जिस तरह ज़्यादा काम करवाना है, उसे लेबर कम देनी है, उसे सैलरी कम देनी है. हमें उसका ऑप्टिमम यूज़ करना है कि जितना हम उतना पे कर रहे हैं उतना हम उससे काम करवा सके और उसे पूरा फुल मंथ एक सभी के डेली अवेलेबिलिटी हो उनके पास. सेकेंड है रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का भी हम ऑप्टिमम यूज़ करना चाहते हैं कि हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है. लोग जो हमारे एम्प्लॉय काम करने वाले हैं या लेबर है वो हमारा जो मटेरियल है उसका वेस्ट तो ज़्यादा नहीं कर रहे. अगर ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ यूनिट बढ़ जाएगा. तो हमें अपने यूनिट को भी रिड्यूस करना है, मतलब हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव और इफ़ेक्टिवनेस दोनों को एप्लीकेबल करना है. तो इन दोनों को एप्लीकेबल करने के लिए मैनेजर का काम है कि उसे अपने दोनों रिसोर्सेज को मेंटेन करना होगा, मैनेज ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल. अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी और अपने मटेरियल रिसोर्सेज को भी एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा और उसका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है. ठीक है. साइंटिफिक डिसीज़न. साइंटिफिक डिसीज़न क्या है कि उसे अपने दिमाग से काम लेना है, अपने सही तरीके के डिसीजंस लेने हैं. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं कि आपने जो चाहा वैसे डिसीज़न ले लिया, आप वैसे नहीं ले सकते हैं. अगर आपको डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम है तो इन प्रिंसिपल्स की हेल्प ले सकते हैं हम. इसके अलावा हमने दो देखे, दो साइंटिस्ट, एक हेनरी फ्योल, एक F.W. टेलर हैं. उन्होंने हमें कोई साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं, हम उन टेक्निक्स का यूज़ करके डिसीज़न ले सकते हैं. अगर हमें लगता है कि अभी हमने जो डिसीज़न लिया है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है तो हम उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं. बाद में आगे जाकर उसी प्रॉब्लम्स पे कुछ और अलग तरीके का डिसीज़न ले सकते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाकर एक अच्छे प्रॉफिट को गेन करे.
तो दैट इज़ अ साइंटिफिक डिसीजन। नेक्स्ट इज अ मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें कि पहले समय में सारा काम मैनुअली होता था, अब इन्वायरमेंट चेंज हुआ कि सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कंप्यूटर्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, है ना, ये हो गई। या फिर जो पहले हम जो प्रोडक्शन करते थे उस समय जो हम पुराने तरीके की जो टेक्निक्स थी या पुरानी मेथड्स थी, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास पुरानी मशीन्स अवेलेबल थी। बट नाउ डेज एनवायरमेंट्स आर चेंज्ड, नाउ वी वांट न्यूली टेक्निक्स मशीन्स, है ना, जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, जिनसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्शन, एक अच्छे लेवल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, और हमें उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी मटेरियल्स को अवेलेबल कराना होता है। तो ये काम किसका है, मैनेजर का है। मैनेजर अपने प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करना चाहता है, अपने काम को उतने ही अच्छे तरीके से सेटल करना चाहता है, तो उसे अपने ये इन्वायरमेंट को भी चेंज करना होगा। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करता है तो वो किसकी नीड को पूरा करना चाहता है, सोसाइटी की नीड और उसकी वांट को कंप्लीट करने के लिए ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। जब तक आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, आप आगे लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते। आप एक टाइम तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बट एक लॉन्ग टाइम तक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या, सोसाइटी की वांट क्या है, उनकी नीड क्या है, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक मिनिमम कॉस्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट बना कर देना, है ना। और उसके अलावा हो सकता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई वर्क करना, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स करना। अगर आप हिली एरियाज़ या ट्राइब्स एरिया में हैं तो वहाँ के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करना, हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करता है तो वो एक लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि टाइम टू टाइम वो क्या करे, अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ट्रेंड करें, है ना। उन पे अगर कुछ उन्हें जो वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन करते हैं उस पर नया नया रिसर्च करें। रिसर्च क्यों होते हैं मार्केट में, इनोवेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उनकी जो थिंकिंग है उसको जानने के लिए कस्टमर क्या चाहता है, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बना सकते हैं, उसको और क्रिएटिव बना सकते हैं। तो उस अपने प्रोडक्ट को क्रिएटिव और नया बनाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। एक और आगे हम एजुकेशन ले सकते हैं या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, उन्हें उन नए नए टेक्निक्स की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनको नई टेक्निक्स के साथ अवेयर करा सकते हैं, उन पे ट्रेन करके उन्हें वो चीज़ें करना सिखा सकते हैं। तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहाँ कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल हमें इन सब मैनेजर को इन सब सिचुएशंस को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। इट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास हमारी बुक में हमें दो साइंटिस्ट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, एक है हेनरी फेयोल के, एक दूसरा है एफ.डब्ल्यू. टेलर के। अभी हम बात करते हैं फेयोल्स की। फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल, इनका फुल नेम क्या है, हेनरी फेयोल इनका फुल नेम है। इनका बॉर्न हुआ था इन टर्की इन 1841। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्या थे, एक माइनिंग इंजीनियर थे। एंड इन्होंने क्या दिए हैं, हमारे 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मैनेजरियल एक्टिविटीज़। जो मैनेजमेंट को करने के लिए जितनी भी हमारा मैनेजमेंट 5 फंक्शंस पे डिपेंड है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, ये अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो ये मैनेजमेंट किन 5 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, इसके जो 5 फंक्शंस हैं, दैट इज़ अ प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग।
ठीक है। दैट 5 प्रिंसिपल्स, जो ये 5 जो फंक्शंस हमारे क्या हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस है। जो हमारा मैनेजमेंट का वर्क है, मैनेजरियल जो एक्टिविटी है, वो इन 5 फंक्शंस पर डिपेंडेंट होती है। हमें किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी को करने के लिए इन 5 फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। तो ये जो हमें मैनेजरियल प्रिंसिपल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो किसकी तरफ करते हैं हम, कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को हम कितना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट की एक्टिविटी को कितना अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस के सर्वाइवल को मेंटेन कर सकें, एक लंबे समय तक अपने बिजनेस को रख सकें। ठीक है, तो फर्स्ट अब हम इनके 14 प्रिंसिपल्स एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब भैया फ्योल हमारे कहते हैं सबसे पहला उनका प्रिंसिपल ये है कि जितना भी वर्क है, जितना भी काम है, जो भी टास्क है, उसको आप करिए छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना। पहला ये क्या कह रहे हैं कि हाँ, इसको आप बोल रहे हैं कि स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक ओबियसली एक पूरे काम को कोई भी नहीं कर सकता है ना। अगर हम स्कूल की बात करें तो क्या सारा काम प्रिंसिपल मैम कर सकते? नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने काम को सारा सभी को बांट दिया है थोड़ा थोड़ा। आपके घरों में जो काम होता है तो क्या सारा काम एक बंदा कर लेता है? नहीं, उसको हम डिवाइड करते हैं। आपके घर में एक फंक्शन है, कोई भी पार्टी है, कोई भी शादी है, मैरिज, कुछ भी है, XYZ, तो उसको परफॉर्म करने के लिए कोई एक बंदा नहीं कर सकता। उसको करने के लिए हम उस काम को क्या करते हैं, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते। तो अब हमें जो स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है, तो क्या हम किसी को भी कोई भी काम दे देंगे? नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन, जो बंदा जिस काम को करने में स्पेशलाइज्ड होगा, हमें पता है कि ये मार्केटिंग का वर्क अच्छा कर सकता है, तो हम उसको मार्केटिंग वर्क देंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, समझ लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग होगा, ठीक है, HR होगा, और परचेसिंग होगा, सेल्स होगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स जिस जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है, हमें उस डिपार्टमेंट में उन्हें डालेंगे और उसको वही टास्क देंगे जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, ताकि वो काम को अच्छे तरीके से कर सके। और जब वो बार बार उस काम को करेगा तो वो भी एक बहुत अच्छा मतलब उसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा और वो उस काम को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क का काम है कि आप अपना जो होल टास्क है, जितना भी आपका पूरा टास्क है, उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ योर एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दैट इज़ अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, कि हर काम को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे तो एक तो डुप्लीकेशन बच जाएगा, है ना, एक ही काम को बार बार नहीं करना होगा, ये गलती से कोई उस काम को दोबारा नहीं कर पाएगा और इजीली वो काम हो जाएगा। सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फ्योल कहते हैं कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दोनों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर है, समझ लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, ये हमारे पास 2 मैनेजर है, एक मैनेजर A है, एक B है। ठीक है, इसके पास बहुत सारी अथॉरिटी है। A के पास क्या है, बहुत सारी अथॉरिटी दी हुई है कि ये अच्छी पोस्ट पर, एक मैनेजर की पोस्ट पर बैठा हुआ है A, और उसे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी अथॉरिटी दे रखी है, बट लेकिन ये अपनी अथॉरिटी का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है। तो मतलब क्या है, A इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके पास अथॉरिटी तो है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फॉलो ही नहीं करता। इसके अंदर वो बात ही नहीं है कि वो अपने काम को एक रिस्पॉन्सिबल समझकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई काम करे। ये एक लेज़ी बंदा है, नहीं कर रहा है, केवल अथॉरिटी, पहले इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो इसे ये अथॉरिटी मिली है, और अब अथॉरिटी मिलने के बाद वो उस काम को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। मतलब इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ओनली अथॉरिटी है इसके पास। अब बी क्या है, बी इसका समझ लीजिए सबऑर्डिनेट है। ठीक है ना, इसके नीचे काम करता है। अब बी क्या है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अपने उसको जो भी काम दिया जाता है वो बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। अब बी और भी अच्छा काम करना चाहता है, वो चाहता है कि वो और भी कुछ करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट गोइंग हो या बहुत आगे जाकर बहुत चीज़ों को अचीव कर सके। बट बी के पास अथॉरिटी नहीं है,
ठीक है ना, वो काम तो करना चाहता है बट उसके पास अथॉरिटी नहीं, वो कैसे काम करेगा, तो दोनों को सिचुएशन कैसी हो गई, गड़बड़ हो गई। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का साथ में होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी उस अथॉरिटी का मतलब है, अदरवाइज उस अथॉरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो ऑर्गेनाइजेशन को आपको अथॉरिटी देनी चाहिए कि आप उस अथॉरिटी का यूज़ किस में करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रो के लिए करें, ऑर्गेनाइजेशनल के सर्वाइवल के लिए करें। इट मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर रिक्वायर्ड टू एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर के लिए दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाना मुश्किल हो जाएगा। डिसिप्लिन हर एक लेवल पे होना चाहिए। हमने अब चैप्टर 1 में पढ़ा था लेवल्स। हमारा जो लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है ना, और एक होता है लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी हम इसे बोलते हैं। तो डिसिप्लिन कहाँ से मेंटेन होगा, टॉप लेवल से होगा, है ना। सारे रूल्स पॉलिसीज़ कौन मेंटेन करता है, टॉप लेवल मेंटेन करता है। अगर टॉप लेवल अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा तो वो डिसिप्लिन कहाँ फॉलो होगा, मिडिल लेवल उसे फॉलो करेगा। और अगर मिडिल लेवल वैसा ही डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा तो लोअर लेवल भी अपने लेवल पे उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएगा। डिसिप्लिन हर एक चीज़ में होना चाहिए, चाहे वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस हो, ऑर्गेनाइजेशन में रेम्यूनरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन हो कि किसे कितना देना चाहिए, अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसके लिए कितना फेयर होगा, उसे कितना एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाएगा। ईच एंड एवरीवेयर, सभी जगह डिसिप्लिन सभी के लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि जो हमें कमांड मिलता है वो हमेशा एक बंदे से मिलना चाहिए, ठीक है ना। जब कमांड एक से ज़्यादा लोगों से मिलने लग जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, ये एक मैनेजर है ए, ठीक है, इसके सब ऑर्डिनेट ये समझ लीजिए 4 इसके सब ऑर्डिनेट है बी सी डी ई। अब ए बी को इंस्ट्रक्शन देता है, ए ही सी को देता है, डी को देता है, ई को देता है, मतलब सभी के ऊपर एक ही मैनेजर है, ए ही सबको हैंडल करके रखता है। मतलब ये क्या है, सही है, एक से ही आपको डायरेक्शन मिल रहा है। अगर मैं अब दूसरा बनाऊँ, ए है बी सी डी ई और यहाँ पर इसके साथ और यहाँ ऊपर भी और मैनेजर है, ए बी सी 3 मैनेजर है, डी ई एफ जी, और ये इसको भी डायरेक्शन दे रहे हैं, ये इनको भी दे रहे हैं। तो क्या हुआ, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हमें किसी एक ही बंदे से डायरेक्शन मिल रही है, बी सी डी ई को एक ही बंदा ए है उसी से ही डायरेक्शन मिल रहा है, कमांड मिल रहा है, और ये उसी के कमांड पे ही ये लोग काम उसको करके दे रहे हैं। बट यहाँ पर कमांड देने वाले कितने हो गए, 3 हो गए, ए बी सी 3 कमांड देने वाले और बाकी ये इनके सब ऑर्डिनेट से, मतलब अब ये परेशान हो गए कि किसका काम करें, ठीक है ना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है ओनली वन बॉस, कि कितने बॉस होने चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, 1 एंड ओनली 1 बॉस। जब एक से ज़्यादा बॉस हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसके काम को पहले करें और कैसे करें, उसको एग्जीक्यूट करना जो सब ऑर्डिनेट है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा 1 बॉस होना चाहिए, चाहे अगर हम डिवीज़न करते ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाते तो हर एक डिपार्टमेंट पर एक एक ही मैनेजर होना चाहिए, फिर उसके सब ऑर्डिनेट्स, क्योंकि उसे पता है कि उसे एक ही बंदे का सुनना है, मतलब कमांड हमें एक की ही सुननी है। तो हमेशा जो सब ऑर्डिनेट्स के ऊपर जो एक ऊपर पोस्ट सुपीरियर होता है वो हमेशा एक सिंगल होना चाहिए, ताकि जो कमांड है वो एक ही फ्लो में आती है, एक ही डायरेक्शन में आती है, तो उसे अडॉप्ट करना ईजी हो जाता है, ठीक है। मतलब ओनली 1 मैन 1 बॉस, हर एक व्यक्ति पर एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आज देखते हैं हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, हर एक यूनिट का एक अपना अलग प्लान होना चाहिए, ठीक है। अलग यूनिट का मतलब समझ लीजिए, मैं एक ले लेती हूँ, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ABC लिमिटेड क्या करती है, यहाँ पर वो बाइसिकल्स बनाती है,
ठीक है। बाइसिकल्स के साथ साथ वो बाइक भी बनाती है, इसके साथ साथ वो कार भी बनाती है, मतलब ऑटोमोबाइल भी है, ठीक है। सारा सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है। अगर मैं तीनों का काम, चाहे वो बाइसिकल हो, बाइक हो या कार हो, ये तीन सेपरेट यूनिट है, ठीक है। अगर मैं सेपरेट यूनिट का काम सारा एक साथ कर दूं, मतलब इसकी परचेसिंग, इसकी परचेसिंग, इसकी परचेसिंग एक साथ हो रही है, इस तीनों की सेलिंग एक साथ है, पूरा फाइनेंस मिला हुआ है, सारा पैसा जुड़ा हुआ है, तो अब एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रहा है अब इसमें जितने बाइसिकल बनाने वाले, बाइक बनाने वाले या कार बनाने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, किसका काम करें, किस में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, बाइक में हो रहा है, बाइसिकल में हो रहा है, कार में हो रहा है, किस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, डोंट नो, कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको कुछ डायरेक्शन समझ नहीं आएगा, बस काम चल रहा होगा, ठीक है ना। अब डायरेक्शन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए अब प्रॉफिट, बिजनेस भी प्रॉफिट में है या नहीं ये भी समझ नहीं आएगा। तो जब हमारे पास बहुत एक से ज़्यादा यूनिट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन्हें सेपरेट यूनिट्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। हम आगे चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे फंक्शनल जो डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करना है, सभी का सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना है। मतलब मुझे बाइसिकल के अलग डिपार्टमेंट, जो भी मुझे परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, HR है ना, फाइनेंस, इसका अलग, इसके 5 डिपार्टमेंट अलग, कार के 5 डिपार्टमेंट अलग। मतलब बाइसिकल का काम पूरा सेपरेट अलग चलेगा, बाइक का अलग चलेगा और कार का अलग चलेगा, जिससे मुझे इंडिविजुअली पता चल पाएगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा सभी का ऑब्जेक्ट क्या है, ABC लिमिटेड को आगे पहुंचाना है, ठीक है। अगर इन सब में से किसी कंपनी, एक यूनिट को लॉस होता है और एक को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो उससे सेट ऑफ हो जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। अब इसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन्हें भी पता है कि भाई हमें किसके लिए, उनका डायरेक्शन फिक्स है। अगर जो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें पता है कि वो बाइसिकल के लिए कर रहे हैं, जो इस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं वो बाइक के लिए कर रहे हैं, और जो इन डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं वो कार के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय का जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स होता है, और ये जो इनका जो प्रॉपर मोटिव है वो समझ में आता है कि वो ABC लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं और इनका मोटिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक्चुअल में कितना प्रॉफिट और लॉस होगा ये हमारा ईयर फिनिश होने के बाद या ईयर कंप्लीट होने के बाद हमें इस बात का पता चल जाएगा, ठीक है। आज हमने 14 प्रिंसिपल्स में से 5 प्रिंसिपल देखे, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब 1 मैन 1 बॉस, एंड द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब मोर देन 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 1 प्लान, है ना। अगर अलग अलग यूनिट्स है तो अलग अलग यूनिट्स के लिए सेपरेट प्लान, सो दैट दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू।